हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स कवर करते करते यहाँ पे 31st ऑफ मार्च तक आ चुके हैं। और जिन लोगों ने भी सिंसियरली ये 2 महीने का करंट अफेयर्स को फॉलो किया होगा वो डेफिनेटली अपना फीडबैक शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में, और वो अपना फीडबैक को जरूर साझा करेंगे कि हमने इस इनिशिएटिव से कितना कुछ सीखा है और आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल हुआ है और क्या हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और साथ साथ में आपका अपना ग्राफ कहां तक बढ़ा है। आपको जो हमने इस प्लज के साथ में इस इनिशिएटिव को चालू किया है, करंट अफेयर्स से आपका फियर खत्म हो जाएगा, हम उसमें कितना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। साथ साथ में आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो भी कितना क्लियर होता जा रहा है। तो जरूर जो भी सिंसियर व्यूअर्स हैं वो कमेंट करके शेयर करेंगे अपने ओपिनियंस को कि इससे आपको कितना व्यूज मतलब आपको कितना ज्यादा इससे रिस्पांस सही मिल रहा है और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कितना हम बूस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं और सिंसियरली लग जाते हैं ताकि यहाँ से जो हम पढ़े वो बहुत अच्छे से रिकलेक्ट करते हुए आगे चलते रहें। तो पहला टॉपिक हमारा बंजारा कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। तो कई बार सवाल आते हैं कि ये कम्युनिटी पर्टिकुलरली किधर से बिलोंग करते हैं। तो जो फिलहाल मेंबर्स हैं बंजारा और भोवी कम्युनिटीज के, तो वो बेसिकली आप देखोगे इंटरनल रिजर्वेशन में आते हैं। वो शेड्यूल्ड कास्ट और मतलब उनको टारगेट किया गया, उनके घरों को, उनके ऑफिस ऑफ लीडर को उन्होंने टारगेट किया। पीएस येदियुरप्पा जो कि शिकारीपुरा टाउन के शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो बेसिकली अपने आप को शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं और उसके रिगार्डिंग इनका ये चालू है। ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह। तो जो बंजारा कम्युनिटी है बेसिकली इनको लंबादी भी बोलते हैं और अलग अलग नाम से जानते हैं, वो फिलहाल हमें नहीं याद रखना है। लेकिन यहाँ हमें जो याद रखना है वो है कि कौन से स्टेट में है। तो मेवाड़ रीजन राजस्थान का जो है उधर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बंजारा कम्युनिटी जो है वो राजस्थान से जुड़ी हुई है। बंजारा का मतलब ही होता है कि ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर्स। इसके अलावा ये क्लेम करते हैं कि ये अग्निवाशी राजपूत के क्लैन है, वंशज है अग्निवाशी राजपूत। अगेन इतना आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ बंजारा राजस्थान आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। इनको जिप्सीज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि कौन से ट्राइब को जिप्सीज ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बेसिकली बंजारा कम्युनिटी को वो कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो इनका आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में और सो ऑन एंड सो फोर्थ, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। और इनका लिस्ट हुआ है शेड्यूल्ड कास्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब में और साथ साथ में ओबीसी में। जैसा कि आप देख सकते हो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगराइजेशन, फिलहाल कर्नाटका में एससी के लिए चालू है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो लैंग्वेज है वो ब्रिंजारी समथिंग कुछ है। ठीक है, और रिलीजन की बात कर ले तो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा भाई भगवान बालाजी की पूजा करते हैं, गॉडेस भवानी, जगदम्बा देवी, और ये सारा आपको लॉर्ड हनुमान देखने को मिल जाएगा। और ये सेवालाल जो है या सेवा भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट हैं बंजारास के। तो सेवालाल जो है वो बंजारा से रिलेटेड है, आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं नए टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगे फ्रॉम एनसीईआरटी आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 20 इयर्स, क्योंकि 1986 और फिर इसके बाद में कहीं ना कहीं 2006 और अब यहाँ पे 2023। तो जो फ्रेमवर्क में चेंजेस किए गए हैं, अभी नियरली 2 दशकों के बाद में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लेवल्स को अपडेट किया गया है। और साथ साथ में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रख करके किया गया है। इसके अलावा प्री स्कूल से लेकर के क्लास 2 और बच्चे जो बेसिकली 3 से 8 तक हैं, इनको कवर किया गया है 22 लैंग्वेजेस में, जो हमारे 8 शेड्यूल में कवर है। इसके अलावा आप देखोगे तो स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करना कि उनका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग रियल लाइफ सिचुएशंस में बढ़ सके, उन्हीं की बात है। और इसी के साथ में द पंचाडी वे भी है। अब ये पंचाडी वे अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, फाउंडेशन लर्निंग को इंप्रूव करने से जुड़े हुए। ये पंचाडी वे में क्या क्या है, 5 जो कॉम्प्राइजेस क्या क्या होते हैं। तो एक होता है अदिति, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन करना। फिर बोध, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। इसके अलावा प्रयोग यानी कि उसका एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना। और प्रसार यानी कि उसका एक्सपेंशन करना। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा आप इसको ध्यान में रख सकते हो। एनसीएफ की बात कर ले तो अपने आप में ये फोकस करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट में बच्चों के और स्किलिंग पे काम करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो इनका ऑब्जेक्टिव्स यही है कि बच्चों के विकास में ये काम कर सके और साथ साथ में ये जो डीकोलोनाइजेशन है एजुकेशन सिस्टम का, उसको ये कर सके। और नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये पंचकोश भी फोकस करता है, 5 मतलब इंडियन माइंड और बॉडी को जोड़ करके पढ़ाई हो सके। और इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी लाइफ से जुड़ा हुआ, और इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट भी हो सके। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है,
तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव हैं, तो इन्होंने लॉन्च किया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को। ये आप देख सकते हो, आपको मैप यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये एक मेजर इनिशिएटिव है जो इंक्रीज करेगा ग्रीन कवर को 5 किलोमीटर के बफर एरिया में, जो कि अरावली हिल रेंज के आसपास का होगा। और साथ साथ में ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को कवर करता है। अरावली जो है वो इन्हीं राज्यों को कवर करता है। सवाल इस पे भी आता है कि इनमें से कौन सा जो है वो अरावली का हिस्सा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा होगा, ठीक है, दिल्ली होगा, राजस्थान होगा और साथ साथ में आप देखोगे तो गुजरात होगा, यानी कि पंजाब इसका पार्ट नहीं है। और फिर हम देख लेते हैं, तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, जो कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने से जुड़ा हुआ है अक्रॉस द कंट्री, ताकि हम लैंड डिग्रेडेशन को, डेजर्टिफिकेशन को टैकल कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो प्रोजेक्ट में लार्ज स्केल प्लांटेशन की बात करी गई है और वाटर रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकें। और ये जो प्रोजेक्ट होगा वो अपने आप में ट्रीज एंड श्रब्स पे फोकस करेगा और वेस्टलैंड वगैरह को, और नेक्स्ट आप देखोगे तो पॉन्ड्स वगैरह को, लेक्स वगैरह को रिजुवेनेट करना। और ये बेसिकली इंप्रूव करेगा इकोलॉजिकल हेल्थ। अरावली रेंज का थार डेजर्ट से सटा हुआ है, तो इस वजह से सॉइल इरोजन वगैरह को भी टैकल किया जा सकेगा। और साथ साथ में आप देखोगे तो ओवरऑल पूरे के पूरे हैबिटेट जो है वाइल्ड लाइफ वगैरह का, उनका इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें, इनकम बढ़ सके, इससे रिलेटेड भी ये होगा। नेक्स्ट एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम प्री प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स देखने को मिल सकता है। लेकिन जो आपके प्रीलिम्स के लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट होगा, तो फंडिंग वगैरह, स्किल्स वगैरह, इन सब की बात करी गई है, तो इसको हमको ध्यान में रख करके चलना है। इसके अलावा भारत का कमिटमेंट्स क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं कुछ, जैसे कि यूएनसीसीडी जो कि कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन है, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूएनएफसीसीसी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये सारा मोटा मोटा पॉइंट्स है। इसके अलावा ये आप मैप देखोगे तो इस मैप से आपको समझ आ जाएगा अरावली रेंज, तो ये फैला हुआ है हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में और दिल्ली में, ठीक है। और अरावली रेंज का जैसा कि आपको पता होगा, जो ओल्डेस्ट मतलब आप माउंटेन देखोगे, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है और गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पिक है। आप ये भी याद रख सकते हो कि गुरु शिखर जो है वो इसका हाईएस्ट पिक बेसिकली माना जाता है, और ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है। और बाकी हमने देख लिया है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स का ये पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, हाईएस्ट पीक हमने देख लिया, गुरु शिखर माउंट आबू से लोकेटेड है। अरावली हिल्स जो है वहां से कुछ नदियां निकलती हैं, बानस, साहिबी, लूनी, तो रन ऑफ कच्छ से, और लूनी जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये मतलब विलुप्त सा भी हो जाता है। और माही रिवर भी एक है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है, ठीक है। ये सारा मोटा मोटा था जो अरावली से जुड़ा हुआ था। तो ज्योग्राफी भी हमने कवर कर लिया और करंट कंटेक्स्ट में भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, ताकि वो प्रिवेंट कर सके और कंट्रोल कर सके रेबीज को, डॉग बाइट से जो बीमारी होती है। तो ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल के हिसाब से देखें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, तो इसके मतलब हिसाब से कहीं ना कहीं रेबीज को टैकल करना है फ्री ड्रग इनिशिएटिव को ध्यान में रख करके। साथ साथ में ट्रेन किया जाए एनिमल बाइट मैनेजमेंट को, किस तरीके से हम उसको मतलब मैनेज कर सकते हैं, और अवेयरनेस बढ़ाया जाए रेबीज के प्रिवेंशन के लिए। ना रेबीज है क्या, सवाल इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो रेबीज जो है वो एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक वायरल डिजीज है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल मतलब इसका वैक्सीन है, बिल्कुल है। मार्बर्ग वायरस के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, शॉर्ट्स, आप वहां से जाकर के देख सकते हो, और यहाँ से आपके लिए हम हेल्पफुल शॉर्ट्स भी लाते रहेंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये जो कंटेंट मिल रहा है, इस कंटेंट के लिए एक लाइक बटन जरूर दबाइए, और कमेंट करके भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं आपके एफर्ट्स को, ज्यादा से ज्यादा इन व्यूज को शेयर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से ही इस चैनल का ग्रोथ है। तो अगर आपका इसमें रिस्पॉन्स जितना बेहतर होगा, उतना हमारे को इंस्पिरेशन मिलेगा, और हम आप तक और ज्यादा बेहतर कंटेंट और नए एनर्जी के साथ लेकर के आते रहेंगे। तो ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, जूनोटिक मतलब जानवरों से फैलने वाला वायरल डिजीज है, ठीक है। और ये एक आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस से होता है, जो कि प्रेजेंट होता है सलाइवा ऑफ रैपिड एनिमल, जैसे कि डॉग, कैट, मंकी, ये सारा। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इन्फेक्टेड होता है रेबीज वायरस से, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या याद रखना है, एक तो ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक वायरल डिजीज है। इसके अलावा ये एक आरएनए वायरस से होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपने देखा होगा कोविड के समय ऐसे सवाल आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, डीएनए, आरएनए। इसके अलावा ये सलाइवा ऑफ रैबिड एनिमल, जैसे कि डॉग, कैट एक्सेट्रा, इन सब से होता है, और ये सीएनएस को इफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए, और इस इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं मतलब इनसे फेलोमेलाइटिस हो जाता है, जिससे कि ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड का।
और सिम्टम्स में आप देखोगे तो फीवर है, हेडेक है, नोजिया है, वोमिटिंग है, एंजाइटी, कंफ्यूजन, हाइपर एक्टिविटी, डिफिकल्टी स्वैलोइंग में, एक्सेसिव सलाइवेशन, ये सारा इंसोम्निया। और फर्स्ट रेबीज वैक्सीन को बनाया था फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। वन लाइनर एग्जाम्स में डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि रेबीज का वैक्सीन किसने खोज करा था, तो लुईस पास्चर होंगे। चलिए, इंडिया जो है वो एंडेमिक है क्योंकि यहाँ पे 36% जो है वो दुनिया का रेबीज डेथ आपको भारत में ही देखने को मिल जाएगा। मतलब हमारे यहाँ रेबीज के केसेस बहुत ही ज्यादा है, मतलब पूरे विश्व में 36% रेबीज सिर्फ हमारे यहाँ है, तो इसको लेकर के मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो भारत में डॉग्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 97% ऑफ ह्यूमन रेबीज। मतलब हमें इस तरीके से अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है कि डॉग्स का भी मैनेजमेंट हो सके और ह्यूमंस भी उससे ज्यादा इंपैक्ट ना हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है डील करने के लिए रेबीज को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2023, जो कि लोकल अथॉरिटीज इंप्लीमेंट करेंगे ताकि जो स्ट्रे डॉग्स का पॉपुलेशन है उनको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन दिया जा सके, ठीक है। पहला फोकस कि एंटी रेबीज वैक्सीनेशन दिया जा सके उनको। दूसरा, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन, तो ये भारत 2030 तक अचीव करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं हमारा डे लाइट सेविंग टाइम, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा। तो लेबानन ने मास कंफ्यूजन देखा है जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो डिले कर देंगे डे लाइट सेविंग टाइम को बाय अ मंथ। अब ये क्या है, इस चीज को पहले हम समझते हैं। नाउ डे लाइट सेविंग टाइम एक प्रैक्टिस है जहां पे घड़ियों को सेट कर दिया जाता है 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले फॉरवर्ड 1 आवर फ्रॉम द स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरिंग द समर एंड बैक अगेन इन द ऑटम। मतलब गर्मियों के समय में जैसे मान लीजिए घड़ी से अगर 8 बज रहा है तो वो 1 घंटा पहले सेट कर देंगे, 7 बज रहा है, ठीक है। डे लाइट सेविंग टाइम प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग द क्लॉक्स फॉरवर्ड 1 आवर फ्रॉम द स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरिंग द समर एंड बैक अगेन इन द ऑटम। ऑटम में वापस से कर देना है लेकिन समर में 1 घंटा पहले रखना है। ये जो प्रैक्टिस है ये बेटर यूज बनाएगा नेचुरल डे लाइट का, क्योंकि 8 बजे का टाइम होगा लेकिन अगर हम सुबह 7 बजे का सेट कर देंगे वो, तो हम ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे और डे लाइट का हम यूज मतलब कर पाएंगे और जो एनर्जी है उसका कम इस्तेमाल होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो डीएसटी का इस्तेमाल समर टाइम में करती हैं लेकिन हर समय नहीं करती हैं, और यूजुअली ये स्टार्ट होता है मार्च से अप्रैल में और एंड होता है सितंबर नवंबर में, जब आप देखोगे ऑटम सीजन के आसपास, और इसके अलावा विंटर का टाइम भी आ जाता है। इंडिया फॉलो नहीं करता है डे लाइट सेविंग टाइम को क्योंकि कंट्रीज जो इक्वेटर के पास में हैं वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं हाई वेरिएशंस, और इस वजह से मतलब भारत फॉलो नहीं करता है डे लाइट सेविंग टाइम को। एज कंट्रीज जो इक्वेटर के पास में है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, कैप्रिकॉर्न है, तो मान लीजिए इक्वेटर के पास जो कंट्रीज हैं वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं अलग अलग वेरिएशंस दिन में, और ये कारण है सीजन्स का। इसके अलावा आप देखोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज यूजुअली पार्टिसिपेट करते हैं, और पहली बार दुनिया में थंडर बे है ओंटारियो कनाडा में, उन्होंने इंप्लीमेंट किया था 1908 में। तो ऐसा ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आया है, आप इसको देख सकते हैं हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। और जर्मनी ने भी स्टार्ट किया है इसको 1916 से, और इसके अलावा पहला कंट्री भी वो बना है दुनिया का जिसने इसको नेशनल लेवल पे भी लाया है। तो अगेन वन लाइनर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि डे लाइट सेविंग टाइम लाने वाला दुनिया का पहला कंट्री तो वो जर्मनी होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था फॉर 31 ऑफ मार्च, और इसी के साथ हमारा सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए मंथ के नए दिन के साथ में, नए एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए बस वीडियोस को रिवाइज करिए और जरूर अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।